हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के क्लास 8 के एमसीक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरीबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या मैजिनी को? उन्होंने किसको माना था? तो आंसर हो जाएगा डी, मैजिनी। ठीक है। लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, एक बहुत ही नाम था जो बाद में मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, इनफैक्ट जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तब भी एक नाम बहुत फेमस रहेगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्होंने कहा पटना कॉलेज छोड़ दिया था जबकि इनकी परीक्षा में बस 20 दिन ही बचे हुए थे। अगला है, 1921-22 की असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था? क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियां, केंद्रीय विश्व विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन? क्या था? देखिए, जब 1921-22 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो असहयोग आंदोलन में जितने भी हिंदू हो या मुस्लिम नेता हो, सब साथ में मिलके ही काम कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसे प्राय हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर देखा गया। अगला है, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 मार्ले मिंटो, 1930 असहयोग आंदोलन। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर तो दिख गया, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। कौन से कांड के बाद समाप्त हुआ था ये मैंने कल अपने वीडियो में बताया हुआ था, आप पिछला वीडियो जरूर देखें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। अगला है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के किसकी असफलता के बाद हुई थी? स्वराज दल की स्थापना, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, 1922 में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था तब हुआ चौरा चौरी कांड। ठीक है, चौरा चौरी एक जगह था जहाँ पे पुलिस स्टेशन में कुछ असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा आग लगा दिया गया था। अब जहाँ हिंसा हुआ वहां गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन रोक दिया। ठीक है, तो तभी असहयोग आंदोलन अपने चरम पर भी था और ऐसे टाइम पे आंदोलन ही खत्म कर देना एक बहुत बड़ा स्टेप था। ठीक है, तो उसी की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। किसने किया था? चितरंजन दास जी ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? किसने किया था? चितरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू, मैंने अभी बताया। ठीक है, चितरंजन दास जी और साथ में थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा सी। अगला है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? कौन दल में नहीं थे? श्रीनिवास अयंगर, चितरंजन दास, विठल भाई पटेल या सी राजगोपालाचारी? निम्न में से कौन दल में नहीं थे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चितरंजन दास तो थे लेकिन इसमें कौन नहीं थे? सी राजगोपालाचारी जी नहीं थे। सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधी ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस में गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास का मोतीलाल नेहरू ने मिलकर मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर तथा एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता रहे। ठीक है, अगला है, कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनसी केलकर या राजेंद्र प्रसाद? यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा? डी, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास तो प्रमुख संस्थापक थे, एनसी केलकर एक प्रमुख नेता थे स्वराज पार्टी के। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजेंद्र प्रसाद। अगला है, स्वराज्य पार्टी का गठन खालिस्तान की असफलता के बाद हुआ था। अगेन आंसर हो जाएगा क्या? ए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे? तो
चंद्रशेखर, चितरंजन दास, ए ओ ह्यूम या एनी बेसेंट। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चितरंजन दास या सी आर दास। ठीक है, ये देशबंधु के नाम से फेमस थे। अगला है, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, न केवल वर्गों के लिए। निम्न में से प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, किसने की थी, सी आर दास जी ने क्या किया था। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने, ये स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। देखिए हम सब जानते हैं कि भारतीयों ने आंदोलन किए, लेकिन भारतीय में कौन कौन शामिल होते हैं, उच्च वर्ग शामिल होता है, पढ़ा लिखा वर्ग शामिल होता है, किसान शामिल होते हैं, मजदूर शामिल होता है, मध्यम वर्ग शामिल होता है। लेकिन जब आजादी की लड़ाई लड़नी थी तो सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है, कि इसके बाद हमको आजादी मिलेगी, जैसे रजवाड़े अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्वराज मतलब जो सी आर दास जी थे, इन्होंने क्या कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए भी होना चाहिए, केवल मतलब उच्च वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला, देशबंधु चितरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, न केवल वर्गों के लिए नहीं। अगला है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य यही था, जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इनके संबंध में गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन के लिए सक्रिय करना। अगला है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है, नैतिकता, धर्म, मानवता या सत्ता। तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता। सत्ता नहीं है। ठीक है, नैतिकता, धर्म और मानवता का इनके मतलब जो इन्होंने राजनीति का प्रतिमान प्रस्तुत किया था, मतलब जो राजनीति का डेफिनेशन प्रस्तुत किया था, उसे प्रमुखतः तीन तीन रूपों में बताया था इन्होंने कि क्या क्या उसमें सम्मिलित होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, धर्म होना चाहिए और मानवता होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो राजनीति सक्सेस है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था, महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था और क्या कहा था कि ये सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, किसने रखा था। साथ ही साथ आप अपना भी आंसर कमेंट बॉक्स में डालते जाएं। ठीक है, और ये जो आधुनिक इतिहास का क्लास 1 से 8 तक है, ये लगातार चला हुआ है। ठीक है, आप मॉडर्न इंडिया के फेमस एमसीक्यू जितने भी एग्जाम में आते हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं। आप सारे के सारे वीडियो देखें, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको हर मतलब मेन आंसर के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी है, और जब कभी हम क्लास करेंगे तो हम क्लास में भी इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम भारत में एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। अगला है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने रखा था, किसने किया था। तो आ जाएगा, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो वही उन्होंने ही किया था, जिसकी नोट वहां पे है, जिसकी नोट में जिसकी फोटो है पाकिस्तानी नोट में, किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना जी। अगला है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी। देखिए, मुस्लिम अलग राज्य की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, और पाकिस्तान राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। वही आता है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा, ये सारी चीजें आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सब चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, एक है कि पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अब उसके लिए आंदोलन करना है, तो उसका नेतृत्व किया था किसने,
मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये भी एक अलग पर्सपेक्टिव है। रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो आ जाएगा आंसर सिकंदर हयात खान ने की थी। ठीक है, सिकंदर हयात खान, एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला है मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। कहाँ हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, उसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। अगला है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो अगेन आंसर हो जाएगा क्या? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अगला है नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। असल में अंग्रेज अंग्रेज जब भारत छोड़े थे तो उनकी एक शर्त थी कि आप पहले अपना संविधान बनाओ। तो इन्होंने क्या किया था, एक रिपोर्ट दर्ज किया था। ठीक है, कि हमें कैसा कैसा भारत चाहिए अपना, वही था नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। असल में जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने क्या किया कि भारत के लिए कानून बनाना था। भारत के लिए कानून बनाने के लिए कौन आया था भारत? सन 1900 साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया था। अब साइमन कमीशन का बहुत विरोध होने लगा भारत में। ठीक है, तो इसी के विरोध में जब साइमन कमीशन ने कहा कि तुम अपने लिए खुद कानून बनाओ, तब मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। ठीक है, जिसमें भारत के लिए नया डोमिनियन संविधान का खाका रखा था। मतलब भारत के लिए एक डोमिनियन, भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन ऐसे स्टेट होते हैं जो मतलब जैसे ब्रिटिशर्स वहां ब्रिटिशर्स छोड़ तो गए हैं, ब्रिटिशर्स का शासन नहीं है लेकिन कानून उनका है, तो ऐसे स्टेट को डोमिनियन स्टेट कहते हैं। हम 1947 में आजाद जरूर हुए थे, पर 1947 से जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक के एरिया में हम डोमिनियन स्टेट कहलाते थे। ठीक है, तब तक हम डोमिनियन थे। भारत में अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था पर प्रॉपर एक संविधान नहीं था। ठीक है, जो भारत की कानून व्यवस्था मतलब भारत की कानून व्यवस्था जिससे चल सके। ठीक है, तो हम तब तक क्या कर रहे थे? हम ब्रिटिशर्स के कानूनों में थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। दो मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? किसने की थी? आ जाएगा आंसर सब तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। ठीक है, किसने भारत के लिए सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर। सप्रू रिपोर्ट भी आता है आगे जाके। अगला साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों किया था? क्यों किया था मैंने अभी आपको बताया। साइमन कमीशन जब भारत के लिए कानून बनाने आ रहा है तो उसमें भारतीय तो होने चाहिए ना, तभी तो अब भारतीयों के लिए कानून बनाना है। और तुम उसी मतलब तुमको क्या पता भाई, अंग्रेजों को क्या पता कि भारतीयों को क्या चाहिए कैसा चाहिए। अब साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कमी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आंसर है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, अगला है साइमन आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? साइमन आयोग मतलब साइमन कमीशन कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन नियुक्ति की गई थी 1928 में। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन के लिए। तो किस लिए आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ठीक है, भारतीयों के लिए कानून बनाना मतलब प्रशासनिक सुधार। ठीक है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि क्यों किया था इसका बहिष्कार? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? दी गई थी पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को दी गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त थी। अगला है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था?
एम ए जिन्ना, मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या किया था? स्वराज दल का समर्थन किया था। अगला है, ये सब वो है, एक्सप्लेनेशन है। आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज करें, पढ़ें, समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी जीत गई और मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। अच्छा, वो जीते क्यों जब कांग्रेस पार्टी इतनी फेमस थी तब तो? क्योंकि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और जब जब मतलब देश के क्रांतिकारियों का मनोभाव, मतलब देश के लिए देशभक्ति चरम पर थी, तभी असहयोग आंदोलन को खत्म करना मतलब बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तब स्वराज दल एक फिर से क्रांतिकारी स्वभाव के साथ ऊपर उठता है। इसीलिए जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी लोग तब देश के लिए लड़ना चाहते थे, सबकी शिफ्टिंग हो गई स्वराज दल के पास। सबको लगा कि स्वराज पार्टी ही अब हमें क्या दिलाएगी? आजादी दिलाएगी, ठीक है। इसीलिए 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर अकेले स्वराज पार्टी जीती थी, ठीक है। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से बहुत ही फेमस है, ठीक है। इन्हें द फ्रेंड ऑफ नेशन भी कहा जाता है। अगला है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। अगेन आंसर हो जाएगा, ये तो हमने अभी पढ़ा कि स्वराज सी आर दास ने ही दिया था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। अगला है, वे नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष नव निर्वाचित हुए थे? ठीक है, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो कौन थे तब? वल्लभ भाई पटेल जी के भाई विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। अगला है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? ये आंसर फिर से रिपीट हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। अगला है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित था? किसके विरोध में स्थापित था? तो ये था, देखिए इनमें से ना आंसर फिलहाल इसका कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? किसने किया था? स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मौलाना मजरूल हक, मौलाना हसरत मोहानी या हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये कहा था मौलाना हसरत मोहानी ने। क्या कहा था? कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से क्या कहा था? कि विदेशी नियंत्रण से मतलब स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। अगला है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? किसके द्वारा रखे थे? किसके द्वारा रखा गया था? रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था, ठीक है। अगला है, स्वतंत्रता की नवग्रह तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के टाइम लहराया गया था रावी नदी के तट पर। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? लाहौर में की थी, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में की थी। अगले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है।
पूर्ण स्वराज की संकल्पना भी इन्होंने ही की थी, झंडा भी इन्होंने फहराया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं है? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है, बाकी तीनों है। विदेश नीति की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई थी। ठीक है, अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए निर्णय लिया गया। क्यों है? कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929। अगला है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहा कि अगेन आंसर है लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हो चुका है, इसीलिए मैंने डाला हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इन्होंने तब क्या किया था? 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति की घोषणा की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ठीक है, अगला, पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? फिर से आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था? इन्होंने सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से या वर्चा से? तो बहुत ही फेमस होता है दांडी यात्रा करके। ठीक है, दांडी यात्रा में क्या किया गया था कि अंग्रेजों द्वारा जो नमक पर टैक्स लगाया जा रहा था, उसे गांधी जी ने उसके विरोध में क्या किया था? दांडी मार्च निकाला था। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे। वहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ होमसैन की घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद, या कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद? तो किसके बाद शुरू हुआ था? दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च के बाद क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अगला है, दांडी मार्च शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था? नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने के लिए, और रोलेट एक्ट के समर्थन हेतु। अभी मैंने बताया था किसके लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, किससे संबंध है? नमक कानून को तोड़ने से। ठीक है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। तो देखिए, इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था? दांडी मार्च कब का टाइम है? 1930। भारत छोड़ो आंदोलन कब है? 1942। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में भारत आया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1932 में। ठीक है, तो इसका से कौन से सबसे पहले हो जाएगा? साइमन कमीशन का आगमन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।